Hello students, this is the sixth video of the chapter alcohol and phenol. तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिटेल स्टडी की। अब हम पहुंचे हैं डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल करना है हमें। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन, उनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, डिस्टिंग्यूश कर सकें लेबोरेटरी, और फिर फिनॉल को स्टार्ट करेंगे और फिनॉल के बारे में स्टडी एक तरफ से सीक्वेंस वाइज स्टडी पूरी की जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले कि हम लैब में अल्कोहल को आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, उसके लिए बेसिकली जो टेस्ट यूज होता है, सबसे कॉमन टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, तो विक्टर मेयर टेस्ट हमको ये बताता है कि पर्टिकुलर अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। ये एक तरह का लेबोरेटरी असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल वर्क है, जिसको हम सब्जेक्टिव या थ्योरी बेस पे समझेंगे, सीखेंगे। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो विक्टर मेयर टेस्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के कई स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है और फाइनल जो कलर चेंज आता है, टर्बिडिटी आती है, कलर चेंजेस आते हैं, वो आपको स्टडी करना है, वो आपको पहचानना है। स्वाभाविक है, मेमोरी बेस्ड है अभी तो। इसको विक्टर मेयर टेस्ट को ब्लू रेड या रेड ब्लू टेस्ट भी कहते हैं। इसमें कलर जो आता है ब्लड रेड कलर किस एक का आता है, ब्लू आता है एक का कलरलेस आता है। तो इस टेस्ट के 3 स्टेप माने जाते हैं। उन स्टेप को पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि लेट मान लो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है अलग अलग, और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाला हुआ है। किसी में 1 डिग्री है, किसी में 2 डिग्री है और किसी में 3 डिग्री है। हमें नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है। तो हम क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि तीनों अल्कोहल में रेड फास्फोरस और आयोडीन को मिलाया जाता है। जब रेड फास्फोरस और आयोडीन को मिलाते हैं तीनों सैंपल में, तो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ऑल द 3 अल्कोहल सैंपल्स आर चेंज इनटू आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड, 2 डिग्री एल्किल आयोडाइड एंड 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा कौन है। क्लियर? जब ये पहला स्टेप हो जाता है तो फिर अगला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप तीनों सैंपल में सिल्वर नाइट्राइट मिलाते हैं, AgNO2। तीनों सैंपल में अब हम सिल्वर नाइट्राइट को मिलाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो हम अभी इक्वेशन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। सिल्वर नाइट्राइट मिलाने पर जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना बच्चों, वो तो तय बात है, नाइट्राइट आप मिला रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ये तीनों क्या करते हैं, नाइट्राइट से रिएक्शन करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये तो हमको थ्योरेटिकली क्लियर है कि अलग अलग जो सैंपल हमारे पास हैं उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड बन गया है। लेकिन अभी भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल का सैंपल था या कौन सा 2 डिग्री का। थर्ड स्टेप में हम नाइट्रस एसिड मिलाते हैं। ये नाइट्रस एसिड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl को मिक्स करके मिलाया जाता है। तो सोडियम नाइट्राइट और HCl का जो मिक्स्ड फॉर्म आता है वो नाइट्रस एसिड कंसीडर होगा, और नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, आप ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एक विचित्र रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो कंडीशंस में आते हैं। ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड होती है कि अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे OH लगा है ना, उसी कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस पे बेस्ड होगा। तो 1 डिग्री जो सैंपल होगा वो हमें नाइट्रोलिक एसिड देगा, स्ट्रक्चर उसका बनना चाहिए। 2 डिग्री हमें स्यूडोनाइट्रॉल देगा, स्ट्रक्चर अभी सीखेंगे। और 3 डिग्री में यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि कौन सा सैंपल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, क्योंकि कलर ऑब्जर्वेशन तो हुआ नहीं है। तो फाइनली लास्ट में इन तीनों सैंपल में एल्कली मीडियम मिलाया जाता है। एल्कली मीडियम में आप NaOH का यूज कर सकते हो, KOH का यूज कर सकते हो। एल्कली मीडियम मिलाने पर इंस्टेंटेनियसली अगर ब्लड रेड कलर आ जाए, एकदम
लाल कलर आ गया, ब्लड रेड कलर आ गया, तो ये पक्का 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर सैंपल इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ब्लू कलर आ गया तो ये सैंपल 2 डिग्री होगा, और अगर कलरलेस रहा, कोई कलर नहीं आया, तो ये सैंपल 3 डिग्री होगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए, एकदम थ्योरी में, फिर इक्वेशंस में मैं बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेक्टर मेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग अ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। It follows the 3 main steps in which, in first step, in all the samples of the alcohol, red phosphorus and iodine is added, which react with the alcohol to form 1 degree, 2 degree, 3 degree iodine. But still we are not aware which one is 1, 2 or 3 degree alcohol. It is unknown, totally unknown. Then after, in all the 3 samples, silver nitride is added. The silver nitride react with the 1 degree, 2 degree, 3 degree iodide to form 1 degree, 2 degree, 3 degree nitro compound. Thereafter, nitrous acid or the mixed form of sodium nitrite and HCl is added in all the sample. The nitrous acid react with different alcohol due to presence of alpha hydrogen atom in the structure. Since 1 degree alcohol contain 2 alpha hydrogen atom, therefore it react with the nitrous acid to form nitrolic acid as the product, जिसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा. And the 2 degree nitro compound react with the nitrous acid to form pseudonitrile. At 3 degree, which not contain alpha hydrogen atom, never react with the nitrous acid at all. Finally, in last step, we added alkali medium like NaOH or KOH in all the 3 samples. After adding the alkali medium, if blood red coloration is observed, then we decide that this particular sample is an example of 1 degree alcohol. And if the blue coloration is observed, then it should be 2 degree alcohol. And the sample which remain colorless throughout is considered as 3 degree alcohol. तो ये लॉजिक है. अब इसको अगर रिएक्शंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो मैं ये कहूँ कि लेट मान लो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल एज्यूम करके चल रहे हैं. 1 डिग्री अल्कोहल को मैं RCH2OH लिख दे रहा हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल को RRCHOH लिख दे रहा हूँ और 3 डिग्री अल्कोहल को RRCOH लिख दिया. इसमें आपको ये दिख रहा है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसमें आपको दिख रहा है कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 1 भी नहीं है. क्लियर? पहला स्टेप, तीनों में रेड फास्फोरस और आयोडीन मिला दो. तीनों में रेड फास्फोरस आयोडीन मिला दो. रेड फास्फोरस और आयोडीन को मिलाने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी एंड ऑल द सैंपल ऑफ अल्कोहल आर चेंज इनटू 1 डिग्री आयोडाइड, 2 डिग्री आयोडाइड एंड 3 डिग्री आयोडाइड. ये पहला स्टेप. देन आफ्टर तीनों में आप AgNO2 मिलाओगे, सिल्वर नाइट्राइड, तो स्वाभाविक है तीनों में से सिल्वर आयोडाइड माइनस हो जाएगा. इसमें भी आप AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड मिलाओगे, AgI बाहर हो जाएगा. इसमें भी आप सिल्वर नाइट्राइड मिलाओगे, AgI बाहर हो जाएगा. इसमें जो आयोडाइड है अब 1 डिग्री नाइट्रो प्रोडक्ट में बदल गया, ये आयोडाइड 2 डिग्री नाइट्रो प्रोडक्ट में बदल गया और ये 3 डिग्री नाइट्रो प्रोडक्ट में बदल गया. अब यहाँ पर अगले स्टेप की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा. नाइट्रस एसिड जो कि हम जानते हैं कि NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl का सॉल्यूशन है और वो रिएक्शन करके HNO2 दे रहा है नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड को मैंने पहले भी बताया है कि ऑर्गेनिक में आप आदत डालो HONO लिखने की. अगर आप HONO लिखोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा. ये नाइट्रस एसिड लिख दिया मैंने, तीनों में HONO नाइट्रस एसिड मिला दिया. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान देना है. इसमें देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2. तो ये अपने दोनों अल्फा हाइड्रोजन एटम देगा. जब 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे तो इस एक ऑक्सीजन के साथ ये पानी निकाल देगा और ये बन जाएगा RCNO2. इसकी वैलेंसी 2 खाली हुई है और नाइट्रोजन में, तो यहाँ डबल बॉन्ड
NOH, RClO2 डबल बॉन्ड NOH, इसको आपको पहचानना होगा। दिस वन इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड। और यही स्ट्रक्चर कई बार आ चुका है कंपटीशन में कि विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड। यहां पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एक। वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन होना है, तो ये एक है, तो यहां से OH लोगे आप, तो ये H और ये OH मिलके वाटर निकल जाएंगे। अब स्ट्रक्चर पे ध्यान देना आप, RRC, ये NO2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 दिखाओगे आप यहाँ पर, तो N डबल बॉन्ड लो। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्यूडो नाइट्रॉल। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं दो, नाइट्रोलिक एसिड एंड स्यूडो नाइट्रॉल। इनसे क्वेश्चन काफी बनते हैं। इनके स्ट्रक्चर को आप, थ्योरी तो ठीक है अपनी जगह, स्ट्रक्चर कुछ भी करके क्लियर होना चाहिए। यहां देखिए अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं हुई, ये कई बार कंपटीशंस में आया, बोले 3 डिग्री अल्कोहल नॉट कंटेन 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड इन विक्टर पीआई टेस्ट नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर इट नेवर रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड एट ऑल। ये स्टेप होने के बाद अब फाइनल स्टेप में तीनों में एल्कली मीडियम मिला देते हैं, या तो NaOH या KOH, NaOH या KOH। इसमें तो कोई अर्थ नहीं रह गया, फिर भी मिलाएंगे। NaOH या KOH एल्कली मीडियम मिलाने पर हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल आपको ब्लड रेड कलरेशन देगा, एकदम खून जैसा लाल ब्लड रेड कलर आएगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल आपको हमेशा ब्लू कलर देगा, डार्क ब्लू कलर, आप समझ जाओगे हाँ ये सैंपल 2 डिग्री है, और 3 डिग्री में कलर देगा। तो बहुत ही सरल रिएक्शन है, थ्योरी है, लेकिन स्वाभाविक है इससे क्वेश्चन काफी बने हैं। इसलिए आपको यही सलाह है कि पहले आप थ्योरी पे क्लियर करिए, थ्योरी को 2 बार 4 बार पढ़िए। जब थ्योरी आपको क्लियर हो गई फिर आप रिएक्शंस को लिखिए 2 बार 3 बार 4 बार। नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो नाइट्रोल, ये 2 कंफ्यूजिंग चीजें हैं, जिनको बनता है उन्हीं को कंफ्यूजन होता है। स्ट्रक्चर में यहाँ है कि वहाँ है, डबल बॉन्ड है, जब 4 ऑप्शन होते हैं तो दिमाग गड़बड़ हो जाता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखिए, कलर में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो दिस वन इज नोन एज विक्टर मेयर टेस्ट। कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा आपको सीरियस एफर्ट जरूर करना है और फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ना है, क्योंकि आप ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि एक बार सीख गए तो दोबारा अपने आप बनेगा। ये पढ़ोगे आप फिर भूलेगा, इसलिए थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ानी पड़ेगी। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम विक्टर मेयर टेस्ट में बहुत इजीली समझ गए। तो विक्टर मेयर टेस्ट से हमको ये तो क्लियर हो गया कि इस टेस्ट के स्टेप्स हैं अलग अलग, वो स्टेप्स हमको याद होने चाहिए कि ऑर्डरली पहले रेड फास्फोरस और HI मिलाते हैं, से अल्कोहल के सैंपल आयोडाइड में बदल जाते हैं, फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड मिलाते हैं जिससे कि आयोडाइड चेंज इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रो प्रोडक्ट, फिर उसके बाद इसमें नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, और नाइट्रस एसिड मिलाने के बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और वहां पर हमको नए प्रोडक्ट 2 मिलते हैं, आर नोन एज नाइट्रोलिक एसिड एंड स्यूडोनाइट्रोल। क्लियर बच्चों, कलर आपको याद रहेगा, ब्लड रेड कलर 1 डिग्री के लिए है और ब्लू कलर 2 डिग्री के लिए। दिस वन इज नोन एज विक्टर मेयर टेस्ट ऑफ अल्कोहल और डिस्टिंग्विशिंग द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, चलिए नेक्स्ट टेस्ट की बात करें जिसको आपने ऑलरेडी हैलाइड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। दिस वन इज नोन एज ल्यूकास रीजेंट टेस्ट। ल्यूकास रीजेंट टेस्ट, तो आप सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए है क्या, तो ये तो आपने सुना है, आपको ये बनना ही चाहिए। ल्यूकास रीजेंट इज कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। Lucas reagent is concentrated HCl and anhydrous ZnCl2, where the HCl is used as reactant, while the anhydrous ZnCl2 is used as medium. For which purpose? ये आपको ध्यान रखना है। Anhydrous ZnCl2 is always used for CO bond fission of alcohol. तो Lucas reagent में anhydrous ZnCl2 का उपयोग अल्कोहल के CO बॉन्ड फिजन के लिए किया जाता है। यहां से आपको एक दिमाग में क्लू आना चाहिए।
अभी प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि CO बॉन्ड फिजन जब होता है तो इंटरमीडिएट क्या बनता था, कार्बोकैटायन। और CO बॉन्ड फिजन जब होता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने ये सीखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर CO बॉन्ड फिजन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि जब हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं तो CO बॉन्ड फिजन होता है, और CO बॉन्ड फिजन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यही इस टेस्ट का आधार है, यही इसकी आइडेंटिटी है। इस टेस्ट में होता क्या है, हमारे पास 3 सैंपल अल्कोहल के हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। तीनों अल्कोहल में हमको ये तो नहीं मालूम कि कौन सा अल्कोहल कौन है, लेकिन ये मालूम है कि पक्का वो अल्कोहल जो फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, और जो स्लोएस्ट रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा वो पक्का 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है। लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिए। कोई अल्कोहल होगा, वो कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब मिलाते हैं तो ये वाटर निकलेगा और यहाँ पर आपको क्लोराइड मिलेगा। इस क्लोराइड में बच्चों एक विशेष बात होती है, ये व्हाइट टर्बिडिटी शो करेगा, सफेद कलर का चेंज आएगा, व्हाइट चेंजेस दिखेंगे, सफेद कलर का सोल्यूशन हो जाएगा, व्हाइट टर्बिडिटी। ये तो तय है कि व्हाइट टर्बिडिटी को अल्कोहल की रिएक्शन में आएगी, लेकिन अब ये टेस्ट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा। यानी ये टेस्ट डिपेंड करता है टाइम ऑफ टर्बिडिटी, टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी। कौन सा अल्कोहल कितना जल्दी व्हाइट कलरेशन को शो कर सकता है। तो जब हम ये तीनों सैंपल जो हमारे पास हैं, तीनों में हमने ल्यूकस रिएजेंट मिला दिया। एक सैंपल ने इंस्टेंटेनियसली मिलाते ही व्हाइट टर्बिडिटी शो कर दी, एकदम व्हाइट हो गया। हमने तुरंत कहा ये पक्का कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? बोले यार 3 डिग्री इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर CO बॉन्ड फिजन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कर रहा है या अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी शो कर रहा है वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो 3 डिग्री तो हमको क्लियर हो गया, जिसने इंस्टेंटेनियस व्हाइट टर्बिडिटी शो कर दी। हमने और वेट किया, थोड़ा टाइम लगा, लगभग 5 मिनट बाद टर्बिडिटी एक दूसरे सैंपल ने भी दिखा दी, उसने भी रिएक्शन की लेकिन थोड़ा स्लो की। और एक सैंपल जिसका हम वेट कर रहे हैं वो अभी नहीं कर रहा है, तो हमने ये तो क्लियर हो गया कि जो 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी दिखा रहा है 3 डिग्री तो है नहीं, क्योंकि 3 डिग्री तो हो चुका, वो पक्का 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट के साथ व्हाइट टर्बिडिटी टाइम लेती है, लगभग 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपीयरेंस करती है। 3 डिग्री अल्कोहल को हम वेट कर रहे हैं, भाई टर्बिडिटी दिखा, वो तो टर्बिडिटी दिखाएगा ही नहीं, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। हाँ, तो फिर वेट करेंगे तो थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा उसको गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे मे और मे नॉट भी शायद उसमें टर्बिडिटी आ भी जाए, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई। तो हम बोलेंगे जिसमें टर्बिडिटी नहीं आ रही है या बहुत देर से आएगी या हीटिंग के बाद आएगी, इज द 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बच्चों? तो बहुत सरल है। ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट कहानी है क्या कि ल्यूकस रिएजेंट इज एन कंसंट्रेटेड HCl and anhydrous zinc chloride mixture, where the concentrated HCl is used as reactant while the anhydrous zinc chloride is used as medium for CO bond fission of the alcohol. When in any reaction CO bond fission take place, then the carbocations are formed as the intermediate and the reaction. So the reactivity order on the basis of the stability order of carbocation, which one is 3 degree, 2 degree, 1 degree. Therefore, for Lucas reagent reaction test, the order of reactivity of alcohol is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree. Means the 3 degree is most reactive, 1 degree is least reactive. Therefore, when these sample of alcohol 1, 2 or 3 degree concentrated HCl with anhydrous zinc chloride is added, then the 3 degree alcohol, which is most reactive
appearance of white turbidity instantaneously, while the 2-degree alcohol, which is relatively less reactive than 3-degree alcohol, also show the turbidity but after 5 minutes. But the 1-degree alcohol, which is very less reactive, can't show turbidity or can show turbidity after heating but take a long time. Therefore, we concluded that the 3-degree alcohol is most reactive and so appearance of turbidity instantaneously, 2-degree alcohol after 5 minutes, and the 1-degree alcohol show turbidity after heating effect. क्लियर बच्चों? तो ये कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत ही सरल है। ल्यूकास रीजन टेस्ट आ जाए, विक्टर मेयर टेस्ट आ जाए, तो विक्टर मेयर टेस्ट में जरूर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन करना होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि यार इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ कंसेप्ट है और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर नीट में पूरे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, उन्हीं से रिएक्शन बनती है। जेई में थोड़ा घुमाते हैं, थोड़ा इधर करते हैं, थोड़ा उछलाते हैं और क्वेश्चन को राउंड आउट करते हैं जिससे कि उसका आईक्यू डिस्टर्ब हो जाए। क्लियर बच्चों? तो आपको विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास रीजन टेस्ट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। नाउ एक और टेस्ट, वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे पूछा गया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होगे तब आप देखोगे कि उस टेस्ट की बहुत चर्चा होती है। एंड दिस वन इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट। सुना है आपने? आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म तो हर बच्चा जानता है, CH3 ट्राईआइडोमीथेन इज द आइडोफॉर्म। लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है, तो इसमें भी बच्चों एक ट्रिक है। तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट जब बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए अलग दिमाग चाहिए और सब्जेक्टिव में जब कोई पूछ रहा होता है तो थोड़ा सा अलग तरीके से उसको बताया जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशनरी अभी ध्यान देना पड़ेगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है। जनरल प्रैक्टिस में तो ये माना जाता है, सुनिएगा बात को बहुत ध्यान से, कि ऐसे अल्कोहल जिनमें फ्री मेथिल ग्रुप हो, यानी एक CH3 तो हो ही कम से कम, and also contain the alpha hydrogen atom. फ्री मेथिल ग्रुप विद अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर अल्कोहल है, फ्री मेथिल ग्रुप विद अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर अल्कोहल है तो वो NaOH और आयोडीन, NaOH और आयोडीन से रिएक्शन करता है और आफ्टर 3 स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन, आयोडीनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म बना देता है। ऐसे अल्कोहल ध्यान रखिएगा जिसमें एटलीस्ट 1 फ्री मेथिल ग्रुप हो और एक अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर हो। ये दोनों का बड़ा यूज है, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना बच्चों, वो अगर होगा तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा और फ्री मेथिल ग्रुप होगा तभी आयोडीनेशन होगा। तो फ्री मेथिल ग्रुप भी आयोडीनेशन के लिए जरूरी है और अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके 3 स्टेप होते हैं, आयोडीनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि ऐसे अल्कोहल विच कंटेन एटलीस्ट 1 फ्री मेथिल ग्रुप एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द स्ट्रक्चर react with the NaOH and iodine. Sometimes it also written as NaOI, sodium hypoiodide. NaOH plus iodine or sodium hypoiodide. Then after 3 steps of the reaction like oxidation, iodination and hydrolysis, it form yellow PPT of iodoform. Then the test reaction is considered as iodoform test. इस टेस्ट रिएक्शन से आप बहुत तरह के अल्कोहल डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि ऐसे अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, जिनमें ये स्ट्रक्चर हो, ये खाली वैलेंसी पे मैंने R लिख दिया है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि जिस अल्कोहल में ये बेस स्ट्रक्चर होगा CH3CH2OH
और ये खाली वैलेंसी में R, वेयर R मीन्स हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसे अल्कोहल जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, यहाँ पर फेनिल ग्रुप भी आप ले सकते हो, एल्किल ग्रुप ले सकते हो, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप, मेन ये चीज है। इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये अल्फा कार्बन है तो उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, और ये आपको दिख रहा है ये क्या है, फ्री मैथिल ग्रुप है। यानी अल्कोहल अगर इस शर्त को फॉलो कर गया तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि CH3CHOH यानी एथेनॉल देगा क्या, बोले हाँ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फॉलो हो गया तो देगा। बोले यार CH3CH CH3OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बोले हाँ ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, यानी ये टेस्ट इसमें भी हो रहा है। अगर आपको यही कोई बोल दे कि भाई ये दिया हुआ है CH3CHOH और यहाँ पर रिंग लगा दे, बोले अब क्या होगा, बोले हाँ होगा। अच्छा अब मैं बोल दूं कि बच्चों यहाँ पर भी एक रिंग लगा है, अब बोले यार अब इसमें तो फ्री मेथिल ग्रुप नहीं है, इसमें नहीं होगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक Cl लगा दूंगा, बोले यार यहाँ पे भी दिक्कत है, वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा। यानी जो अल्कोहल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा CH3CHOH R कुछ भी हो सकता है। CH3 यानी एटलीस्ट वन मेथिल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल विथ वन अल्फा हाइड्रोजन एटम एटलीस्ट, रिएक्ट विद द NaOH and iodine, then form yellow PPD of iodoform by 3 steps of the reaction: oxidation, iodination and hydrolysis। क्लियर बच्चों? तो आप अलग अलग तरह के अल्कोहल देख के ये पता कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप तुरंत चारों ऑप्शन देख लीजिए, और जो अल्कोहल CH3CHOH खाली वैलेंसी में R या H, R कुछ भी कितना भी बड़ा शर्त को दिखा रहा है, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ऑब्जेक्टिव बहुत सरल है, सिर्फ आपको मैच करना है, इस स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज करा दो चारों ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है वही आंसर। राइटिंग में अगर देखें, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एथेनॉल है और इसमें आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करा के दिखाओ, रिएक्शन करा, तो इसमें पहला तरीका जो है वो NaOH और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं और NaI NaOI और H2O बनाते हैं। दिस वन इज सोडियम हाइपोआयोडाइड। पहला स्टेप CH3CH2OH में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में NaOI यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद आपने पढ़ रखा है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड मिलता है। साथ में आप जानते हो NaOH निकल जाएगा, ये HI निकल जाएगा। दूसरा स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसमें NaOI फिर से रिएक्शन करा, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो, ये 3 आयोडीन इधर, ये 3 हाइड्रोजन इधर, ये CI3CHO प्लस NaOH, ये बन गया क्या बच्चों, आयोडल। CI3CHO 1 2 गिनती कर सकते हो आप, 2 2 2 ट्राई आयोडो एथेनल, आयोडल मिल गया। लास्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन, फिर आयोडीनेशन, लास्ट स्टेप में CI3CHO जो मिला है उसमें आप NaOH की रिएक्शन करा दो और आपको मिल जाएगा CHI3 और HCOO Na, ये आपको येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म मिलेगा। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्यादातर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आया है, सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इसलिए आप बहुत टेंशन ये मत लीजिए कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना होगा। तो सब्जेक्टिव की तो गारंटी है कि बहुत ही रेयर है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखने को आए, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। इसलिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप और आयोडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट या नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर सको। सेम यही एल्डिहाइड कीटोन में भी होता है। तो आपने देखा
कि अल्कोहल के लिए आपने बोला CH3CHOH R ये ग्रुप कंपलसरी है, जहां R मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो CH3COR ये स्ट्रक्चर कंपलसरी हो जाता है। यानी कोई एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसमें ये स्ट्रक्चर अगर होगा तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बस इसमें ऑक्सीडेशन स्टेप नहीं होता, आयोडीनेशन स्टेप और हाइड्रोलिसिस स्टेप होता है। तो यहाँ पर अब आपको कोई भी एल्डिहाइड कीटोन देख के आप तुरंत समझ जाइए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा कि नहीं। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करे, कोई भी अल्कोहल जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करे, वो NaOH और आयोडीन के साथ हमेशा येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म बनाएगा और दिस टेस्ट इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पर कहीं ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कंफ्यूजन नहीं है जिससे आप टेंशन लो। बस आप कोशिश ये करो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को तुरंत देखो और तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ कि इस पर्टिकुलर अल्कोहल में होगा, किस पर्टिकुलर अल्कोहल में नहीं होगा। क्लियर? तो आप कर सकते हो इसको। ओके, तो अब आयोडोफॉर्म टेस्ट एकदम क्लियर हो गया, ल्यूकस रीजन टेस्ट बनता है आपसे और आपको विक्टर मेयर टेस्ट भी क्लियर है। तो these tests are very very important for the distinguishing of 1 degree, 2 degree, 3 degree और many type of alcohol। तो बच्चों अल्कोहल में यही आपको केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड सीखनी है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन भी होती है जो अलग अलग चैप्टर्स में आपको थोड़ा थोड़ा मिलती जाएंगी, जो हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबको एक साथ समेट नहीं रहे। अब हम इंपॉर्टेंट चीज पे एंटर करेंगे एंड दिस वन इज फिनॉल। फिनॉल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कैरी करता है, बहुत लेंथी रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारा ज्ञान है आपको इसमें पढ़ने के लिए। तो फिनॉल बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना होगा। स्वाभाविक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, अल्कोहलिक है, तो बहुत सारी अलग अलग बातें होंगी, नए कंसेप्ट आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल जब पढ़ते हैं बच्चों तो सबसे पहले हमको तो ये मालूम होना चाहिए कि यार कौन कौन से फिनॉल्स हमें स्टडी करने हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिनॉल्स, मींस उसके जो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है वो कई हैं। फिनॉल को तो आप जानते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर होने चाहिए, उनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जब वो स्ट्रक्चर क्लियर है, उनके नाम आपको मालूम है, फिर उसके बाद आप उनकी प्रिपरेशन मेथड, रिएक्शंस के बारे में डिटेल चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बोले कि फिनॉल अगर पढ़ रहे हैं तो इस केस में अब हमें ये ध्यान देना होगा कि भाई क्या स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे तो सब मालूम है कि आप सब जानते हो कि अगर मैं एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो आप सब लोग इसको जानते हो, दिस वन इज फिनॉल, और इसको हम बेंजीनॉल भी कह सकते हैं। बेंजीन का अल्कोहल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बेंजीनॉल भी कह सकते हैं। तो ये आपको आइडिया है, ये आप कर सकते हो। अब जब आप बेंजीनॉल बना सकते हो और आपको ये क्लियर हो गया कि फिनॉल डेरिवेटिव आपको परफेक्ट है, अब इसके अलग अलग डेरिवेटिव के बारे में हम बात करें कि क्या हो सकता है। तो जैसे आपको ये मालूम है, अब मैं इसमें क्या करूं कि एक मेथाइल ग्रुप लगा दूं, तो आप इसको बोलोगे क्या कि 2 नंबर पे मेथाइल ग्रुप लगा है, किस में लगा है? फिनॉल में लगा है, 2 मेथाइल फिनॉल, ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोले हाँ, बहुत इजी है, 2 मेथाइल फिनॉल बोलना बहुत सरल है। इसको पोजीशन के हिसाब से क्या बोलेंगे? ऑर्थो। तो बच्चों ये जो कंपाउंड होता है इसको आपको पहचानना पड़ेगा। दिस वन इज नोन एज क्रिजॉल। क्रिजॉल, ऑर्थोक्रिजॉल। जब आपको ऑर्थोक्रिजॉल बनता है तो मुझे तो नहीं लगता कि आप मेटा पैरा पे सोचोगे, बहुत सरल। तो स्वाभाविक बात है, अगर आपको ऑर्थोक्रिजॉल बनता है तो दिस वन इज 3-methyl phenol एंड 3-methyl phenol इज नोन एज मेटाक्रिजॉल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बनना चाहिए, इनको सीरियसली लेना है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बोलोगे यार ये तो हमसे आराम से बनेगा। दिस वन इज 4-methyl phenol और इसको हम क्या बोलेंगे? पैराक्रिजॉल। यानी ऑर्थोक्रिजॉल, मेटाक्रिजॉल, पैराक्रिजॉल, ये सब कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और जब ये बनेंगे तो फिर इसके बाद आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना पाओगे। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर लें कि अब हमको
ये तो क्लियर हो गया कि हम सबको फिनॉल का आइडिया है, हम ऑर्थो मेटा पैरा क्रिजोल भी जानते हैं। अब मैं यहाँ पर दोनों OH कर दूंगा। अब जब दोनों OH कर दूंगा तो कुछ तो चेंजेस आएंगे नाम में। यहाँ पर भी दोनों पे OH कर देता हूँ, तो एक सीरीज में आप दिमाग चलाओगे तो ज्यादा बनेगा। ये हो गया। स्वाभाविक बात है, आप इसको बोलोगे कि बेंजीन में 1,2 पे डाइऑल है, इसमें बेंजीन में 1,3 पे डाइऑल है, इसमें बेंजीन में 1,4 पे डाइऑल है। ये तो आप बोल ही लोगे, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। बहुत सरल है। अब अगर आप ये चीज कर सकते हो तो इनका ट्रेड नाम बनना आपको जरूरी होता है। ट्रेड नेम से क्वेश्चन का ही बने हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों कैटिकॉल। बेंजीन 1,2 डाइऑल यानी कैटिकॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल को हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसर्सिनॉल। और बेंजीन 1,4 डाइऑल को हम बोलते हैं क्यूनॉल, या इसको हम हाइड्रो क्यूनोन भी बोल सकते हैं। क्यूनॉल या हाइड्रो क्यूनोन, बहुत सरल है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर फिनॉल बनता है तो मैं ऑर्थोक्रिजोल, बेटा क्रिजोल और पैराक्रिजोल के बारे में बता सकता हूँ। ये मिथाइल ग्रुप के साथ ऑर्थो मेटा पैरा है। अगर मिथाइल ग्रुप को हटा के मैं डाइऑल कर दूं तो एक होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल और बेंजीन 1,4 डाइऑल। एक को हम कहेंगे 1,2 डाइऑल ऑर्थो पोजीशन पे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कैटिकॉल। 1,3 पोजीशन पे रिसोर्सिनॉल और 1,4 पोजीशन पे हो गया तो उसको क्यूनॉल बोलते हैं। और इसको हाइड्रो क्यूनोन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्यूनॉल नहीं, हाइड्रो क्यूनोन, हाइड्रो क्यूनोन भी बोला जाता है अगर इस तरह से कंपाउंड लिखा हो तो। क्लियर बच्चों? अब इसी में फिनॉल में थोड़ा सा चेंज करते हैं और इन कंपाउंड से भी क्वेश्चन बने हुए हैं काफी। और ये क्या है, वो ऐसे है कि जैसे फिनॉल में मैं 3 OH कर देता हूँ, ट्राईहाइड्रिक कर देता हूँ, डाईहाइड्रिक की जगह कंटिन्यूस 3 OH कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा। या फिर एक कंपाउंड ऐसे लिख देता हूँ, एक OH, ये OH, और फिर एक को अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दिया, बोले ये, और एक को एकदम सिमेट्रिकल अल्टरनेट कर देता हूँ, OH, OH और OH। स्वाभाविक बात है, इन कंपाउंड के IUPAC नेम तो आप बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे, सरलता से लिख पाओगे। आप बोलोगे दिस वन इज बेंजीन, बेंजीन 1, 2, 3 triol, and this one is benzene 1, 2, 4 triol, and this one is benzene 1, 3, 5 triol। बोले यार ये तो बहुत सरल था, 1, 2, 3 ये तो IUPAC नेम है और ये आपको बनेगा ही। आपको ये सीखना है कि दिस वन इज नोन एज पायरोगैलोल, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल इज नोन एज पायरोगैलोल। याद रहेगा, पायरोगैलोल। इस कंपाउंड को आपको बोलना है हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। तो आप बोल सकते हो, बहुत सरल है, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, क्योंकि अभी आप इसको मत देखिए, तो आपने अभी क्यूनॉल पढ़ा, क्यूनॉल में क्या लग गया एक हाइड्रोक्सी, तो दिस वन इज हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। बहुत सरल है। तो पायरोगैलोल, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप बोलते हो फ्लोरोग्लूसिनॉल। बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल इज नोन एज फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए क्या, कि आपको फिनॉल बने, आपको ऑर्थोमेथिल फिनॉल बने, 2-मेथिल फिनॉल बने, जिसको ऑर्थोक्रिजोल कहते हैं। ऑर्थोक्रिजोल बनता है तो मेटा पैराक्रिजोल आप बोल पाओगे। आपको बेंजीन 1,2 डाइऑल बनना चाहिए, कैटिकॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल रिसोर्सिनॉल, और बेंजीन 1,4 डाइऑल जिसको आप कहते हैं क्या है, हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनॉल। ट्राईहाइड्रिक में बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल अगर है तो उसको आप बोलते हो पायरोगैलोल। अगर बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल है
तो उसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सीक्यूनॉल। और अगर बेंजीन 135 ट्राईऑल है तो उसको आप बोलते हो फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये कंपाउंड आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर बच्चों? फिनॉल में दो ऐसे कंपाउंड हैं जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। वो दो कंपाउंड ये हैं, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है। और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। यहां पर डेरिवेटिव फॉर्म पे ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा देता हूं मैं दोनों को। स्वाभाविक है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये क्या हुआ? ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। और ये क्या है? ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। स्वाभाविक बात है, ये दोनों आपको सीक्वेंस में याद रहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इनके नाम ये हैं, लेकिन इनके ज्यादातर कॉमन नेम ही यूज होते हैं, कमर्शियल नेम। इसको हम कहते हैं बच्चों सैलिसिलडिहाइड। इसका बहुत यूज होने वाला है आगे, आपको बहुत सारी रिएक्शन। सैलिसिलडिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसिलडिहाइड। बोल पाओगे आप? दिस वन इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड and known as salicylic acid, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। इजिली बोल पाओगे आप? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसिलडिहाइड कहलाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। ये सब क्या है कि अगर आप इनको बार बार बोलोगे, इनके नाम बोलोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपको इनके क्वेश्चन के कभी भी यूज करना है, तुरंत आपका हाथ चलेगा, आप तुरंत स्ट्रक्चर बना के आंसर बना पाओगे। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि आप इनको बार बार बोलिए और लिखिए, दोनों काम करिए। इसके अलावा अब आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसिलडिहाइड और सैलिसिलिक एसिड दोनों में नॉलेज हो गया, दोनों परफेक्टली आप क्लियर हो कि हाँ ये चीज है। ये अगर मैं कहूं कि ये क्या है, तो आपने बेंजो रेडिकल पढ़ा है, तो दिस वन इज बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल क्लोराइड जैसे होता है वैसे बेंजिल अल्कोहल होता है। दिस वन इज, बोले यार बेंजल अल्कोहल, क्या ये हो सकता है? बोले ना, यही तो सीखा है अभी पुराने वीडियोस में। क्या कभी भी एक कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर हम साइड चेन अल्कोहल ले रहे हैं तो हमको बेंजिल अल्कोहल तो मिलेगा, लेकिन बेंजल अल्कोहल, बेंजो अल्कोहल ये कभी नहीं मिलेंगे। एक कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी पॉसिबल नहीं होते। इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ये है फिनॉल्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको बनना ही पड़ेगा, जिससे कि आप आगे बड़ी बड़ी रिएक्शंस की आइडेंटिटी कर पाए, पहचान कर पाए, उनको आइडेंटिफाई कर पाए, प्रोडक्ट बना पाए। कोशिश करिए, इनको स्टडी करिए। अब हमको फिनॉल में एंटर करना है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, फिर हमको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिर उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की डीप स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।